Hello, good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is India's Foreign Trade. Uh, first topic is what is international foreign trade? What is international foreign trade? तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड का मतलब ये है कि इंडिया से बाहर जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। ठीक है। So domestic production of certain goods may exceed their domestic consumption. What does a country do with its surplus output? तो इसमें है कि अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ज़्यादा हमारे पास जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है अगर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसका हम क्या करेंगे। जाहिर सी बात है उसको हम बेचेंगे कहीं और। तो जब हम इसको बाहर बेचते हैं तो इसे एक्सपोर्ट कहते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ चीज़ों का हम प्रोडक्शन यहाँ पे इंडिया में नहीं कर सकते तो उसको हमें बाहर से भी मंगवाना पड़ेगा। या मे भी हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, जबकि कुछ और ऐसी कंट्रीज़ हैं जो उसके प्रोडक्शन को बहुत कम रेट में उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि वहाँ से इंपोर्ट कर लिया जाए। तो जो एक्सेस है उसको आप बाहर बेचोगे वो एक्सपोर्ट होगा, और जो आपके यहाँ पे नहीं है उसको आप बाहर से मंगाओगे वो इंपोर्ट होगा। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही फॉरेन ट्रेड है। ठीक है। तो इसमें यही है कि व्हाट डज अ कंट्री डू विद इट्स सरप्लस आउटपुट। इट एक्सपोर्ट्स इट अदर कंट्रीज एंड अर्न मनी। तो सिंपल सा है कि जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होगा उसको क्या क्या करेगी ये बाहर बेच देगी कंट्री, और इससे क्या करेगी वो मनी अर्न करेगी। ओके। Every country in the world exports certain goods and imports certain others। ठीक है। जो भी कंट्री है वो कुछ ना कुछ बाहर एक्सपोर्ट करती है और बाहर से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको नोट करनी है अपनी कॉपी में। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। Okay. In the context of international trade, observe the following points. Now, what are the points? First is, while international trade is based on specialization, international specializations is based on the principle of कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझो। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, ये बेस्ड होता है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन में। स्पेशलाइजेशन का मतलब कि जिस चीज़ में मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉरेन कंट्री की बात नहीं कर रहा, अभी मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इंडिया में कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो बेंगलोर का नाम आएगा। ठीक है। अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ तो उसमें मुंबई का नाम आएगा। अगर मैं बात करूँ बैंगल्स का तो उसमें फिरोजाबाद का नाम आएगा। अगर मैं बात करूँ साड़ीज़ का तो उसमें बनारसी साड़ीज़ का नाम आएगा। ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ स्टेट जो हैं वो स्पेशलाइजेशन है। ऐसे ही वर्ल्ड में भी कुछ कंट्रीज हैं उनके पास अपनी एक अलग स्पेशलाइजेशन है। वो जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो बहुत कम रेट में और बहुत अच्छा बना देते हैं जो कोई और नहीं बना पाता। ठीक है। तो ये होता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। कंपैरेटिव का मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो आपस में कंपेयर करते हैं कि इस प्रोडक्ट को अगर मैं बनाते हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, और अगर वो बनाते हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो जो कम कॉस्ट है वो उसी को लेते हैं, और जब पता है कि वो दूसरी कंट्री उसमें स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, तो वो काफ़ी कम रेट में काफ़ी कम कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बना सकती है। Second point is, a country specializes in the production of that good which it can produce at a cost lower than it other countries। ठीक है। ये मैंने बताया ऊपर वाला पॉइंट ये है कि कंट्री उस चीज़ में स्पेशलाइज होती है जिसको वो बहुत कम कॉस्ट पे बना पाती है अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। थर्ड पॉइंट इज, international trade thus facilitates export of goods to rest of the world at a price higher than in the domestic मार्केट। और एक ये भी पॉइंट है कि जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें कोई भी कंट्री है उसके पास जो आइटम है जो प्रोडक्ट है वो उस प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा रेट पे बेचती है अपने डोमेस्टिक से, तभी तो उसको कुछ फ़ायदा होगा। वरना तो फिर वो बाहर क्यों बेचेगी, वो अपने डोमेस्टिक एरिया में बेचेगी उसको। Fourth point is, and it facilitates imports of goods at a price lower than in the domestic market।
These are the gains of international trade. Fifth point is also by offering a much wider size of the market, international trade enhances opportunities of investment for the trading partners. ठीक है, और ये क्या है, by offering a much wider size of the market, इससे क्या होता है कि उनको अपने डोमेस्टिक मार्केट के अलावा एक बहुत बड़ी मार्केट मिल जाती है जो कि इंटरनेशनल मार्केट है, और इनसे उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है. Sixth point is higher investment leads to higher GDP growth. Thus, it can be said that international trade services एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ. देखो, और इससे क्या होता है, जब आपकी जितना आप ज़्यादा ट्रेड करोगे इंटरनेशनल मार्केट में, उतनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी और उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ होती है. ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब आप कहीं करते हो तो वो किसी की इनकम बनती है, और कोई भी इनकम होती है उससे फिर कंजप्शन होता है. कंजप्शन का एक पार्ट इनकम बनता है और एक पार्ट कंज्यूम कर जाता है. जो इनकम बनती है वो फिर इन्वेस्टमेंट बनती है. तो इस तरह से जो आपका आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, या फिर आप पढ़ोगे आगे, ठीक है, तो डिटेल में बताया जाएगा उसमें. एक चैप्टर है पूरा इसके ऊपर. नाउ द गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. व्हाट आर द गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन. इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स फाइंडिंग मार्केट. देखो, फर्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन. ठीक है, करेक्ट है ये. और सेकंड है इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स फाइंडिंग मार्केट फॉर सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट. ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स फाइंडिंग मार्केट, यह है कि इससे जो इंटरनेशनल ट्रेड से हमें मार्केट मिलती है और ज़्यादा डोमेस्टिक के अलावा. थर्ड पॉइंट इज इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट्स import of essential goods and services which cannot be competitively produced in the domestic country. यानी कि ये हेल्प करता है उन सब गुड्स एंड सर्विसेज, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को लेने में जो हमारे हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में नहीं हो पाते. ठीक है. फोर्थ इज इंटरनेशनल ट्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, सो एसेंशियल फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू मेक डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स. और देखो, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इम्पोर्टेंट है किसमें, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में, क्योंकि अगर हम यहाँ से बाहर कुछ बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा. ठीक है, तो इससे हमारी परचेसिंग पावर इंक्रीज होती है. Fifth is international trade promotes quality of life of the people of the trading countries because people get a variety of goods and services at the internationally competitive rates. देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है कि लोगों को इसमें क्या मिलता है, एक लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है, क्वालिटी मिलती है. आपने देखा होगा कि इंडिया में भी बाहर से जो प्रोडक्ट आते हैं, लाइक शूज़ हो गए, कोई एडिडास है, रिबॉक है, और कोई नाइकी है, तो ये प्रोडक्ट जो बाहर के हैं, बट इनसे क्वालिटी लाइफ, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, क्योंकि जो हमें बेस्ट है वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं. और ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड है. सिक्स पॉइंट इज इंटरनेशनल ट्रेड इनहांसेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू एक्सपेंसेस ऑफ द मार्केट. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, इनहांस करता है अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है फॉरेन कंट्रीज में. नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट, इंटरनेशनल ट्रेड सर्व्स एज द इंजन ऑफ ग्रोथ. इट एक्सीलरेट्स द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ. ठीक है, देखो, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एक इंजन ऑफ ग्रोथ. इंजन ऑफ ग्रोथ का मतलब इससे ग्रोथ ज़्यादा होती है इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जहाँ भी होगी, तो इन्वेस्टमेंट होने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ से हमें प्रोडक्शन होगा. ठीक है, किसी चीज़ का तो प्रोडक्शन होगा, कहीं पे तो लगाया जाएगा. जब भी प्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ होगी. सेकंड जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक यहाँ फिनिश हो गया, जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड और व्हाट इज इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड, और हमने इसके फ्यूचर, इसके फ़ायदे देखे, और हमने देखा भी कि इसमें क्यों होता है, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली प्रॉफिट होता है हमें, और हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं जो हमारे यहाँ सरप्लस होता है, क्या इंपोर्ट करते हैं जो हमारे यहाँ नहीं होता है. ठीक है, ओके. नाउ द सेकंड टॉपिक इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. अब ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था. Note the following observations carefully for a glimpse of India's foreign trade at the time of independence. So, first point is Indian economy suffered its colonial exploitation during the British regime.
यानी कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, कॉलोनियल मतलब कि गुलाम थी उस टाइम पे, उसने एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण झेला है उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी में, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Second point is the British used our natural resources as raw material for their domestic industrial output. ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ का इंडिया का जो रॉ मटेरियल है, जो मीन्स जो यहाँ के पेड़ थे उनको काट के, और बाकी जो यहाँ का रॉ मटेरियल है कि यहाँ पे जो कॉटन था, कपास था, उन सब की भी वो एग्रीकल्चर खेती वेती करवाया करते थे, और उसके बाद वो सारा प्रोडक्ट अपने कंट्री में, ब्रिटेन में भेज देते थे, और फिर वहाँ पर इंडस्ट्रीज से वो प्रोडक्शन करते थे, और फिर फिनिश गुड यानी कि जो तैयार माल था उसको वापस इंडिया में लाके बेचते थे। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने एक्सप्लोइट किया कि हमारे यहाँ के ही रॉ मटेरियल को उन्होंने यूज़ किया। ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, besides a source of raw material, the Indian economy was also exploited as a market for the British industrial goods. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रॉ मटेरियल इंडिया से लेके और अपनी कंट्री में जाके उसको उससे कुछ मटेरियल बना के फिनिश्ड गुड्स, और उसको वापस इंडिया में ही लाकर बेचते थे। तो उनके लिए इंडिया एक मार्केट थी जहाँ से उनको रॉ मटेरियल भी मिल रहा था और उनको बेचने के लिए भी मार्केट मिल रही थी। Fourth point is substantial exports of raw material from India gave some impetus to the volume of its international trade, which had significantly declined owing to the decay of Indian handicrafts. देखो, सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल बढ़ता गया इंडिया से बाहर, ठीक है, इससे क्या हुआ, जो हमारे यहाँ का खुद का हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, वो डिक्लाइन होती चली गई। ठीक है, और एक टाइम ऐसा था कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस थी पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। ठीक है, बट इसकी वजह से वो डिक्लाइन होती चली गई। Fifth point is, on the eve of independence or balance of trade. Balance of trade means export minus import was favorable. ठीक है, फेवरेबल मतलब एक्सपोर्ट यहाँ से ज़्यादा होता था और इम्पोर्ट कम होता था। Sixth point is, in 1946 to 47, excess of exports over imports were estimated as of 31 crore. Through 1947-48 the balance of trade had shrunk to 14 करोड़, यानी कम हो गया, और उसके बाद से कम होता चला गया, फिर नेगेटिव हो गया। Seventh point is, as regards direction of trade, it was largely confined to Britain, simply because the British rulers exploited the Indian economy as a source of raw material and as a market for their exports. यानी कि सब क्यों था, क्योंकि जो ब्रिटेन था उन्होंने इंडिया को सिर्फ एक्सप्लॉइट ही किया, यहाँ से रॉ मटेरियल लिया और इसको फिर अपना मार्केट भी उन्होंने इसी को लिया कि बेचेंगे भी हम यहाँ पे, रॉ मटेरियल भी यहीं से लेंगे। और एक उनकी एक और पॉलिसी थी कि जब वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे तो बहुत सस्ते रेट पे लेते थे, और जब यहाँ बेचते थे तो बहुत महंगे रेट पे। Eighth point is, the composition of trade indicated backwardness of the economy, as our exports included largely of raw material while our imports included largely of finished good. तो देखो, इससे जो हमारी इकोनॉमी थी बहुत बैकवर्ड थी, क्योंकि हम यहाँ से एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल में कोई फ़ायदा नहीं होता, और इम्पोर्ट क्या हो रहा था, फिनिश्ड गुड, जो वो ब्रिटेन से जाके बना के फिर यहाँ पे लाके उल्टा बेचते थे। तो ये आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज मॉडरेट owing to the decay of Indian handicraft during the British regime. However, the balance of trade was surplus. ठीक है, यानी वैसे एक्सपोर्ट कर रहे थे बट फिर भी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो सरप्लस में था, मीन्स एक्सपोर्ट ज़्यादा थे और इम्पोर्ट कम थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज the composition of trade indicated backwardness of the Indian economy, as exports comprise largely of raw material and imports comprise largely of finished goods. ठीक है, तो इसमें क्या था कि बैकवर्डनेस दिखा रहा था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एक्सपोर्ट में क्या था, रॉ मटेरियल था, और इंपोर्ट में क्या था, फिनिश्ड गुड। थर्ड पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। और जो इसको आप इंटरनेशनल ट्रेड कहने में भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब तो ये है कि इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में, बट उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि इंडिया से जो ट्रेड होगा वो सिर्फ ब्रिटेन तक ही होगा, और ये किस वजह से था, ये था एक्सप्लोटेशन की वजह से।
तो आज हमने जो 2 पॉइंट पढ़े हैं कि इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड व्हाट इज़ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आप व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी डाउट समझ में नहीं आ रहा तो। और नेक्स्ट क्लास में मीन्स नेक्स्ट क्लास इज विल बी ऑन ट्यूसडे, टुडे सैटरडे ना, योर क्लास इज ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे। ऑन ट्यूसडे वी विल talk about third point, India's foreign trade after independence, and composition of foreign trade, direction of foreign trade. ठीक है, okay, so these three topics we are going to study in the next class, which will be on Tuesday. So make proper notes. Okay, if you have any doubt then please ask me on WhatsApp. Okay, take care, bye bye.